हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 12 पार्ट कवर कर लिया है। अगर आपने 12 पार्ट नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम करेंगे इसका 13वां पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, A, B एंड C डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एमंग देमसेल्फ। ठीक, A, B और C एक निश्चित धनराशि को आपस में विभाजित करते हैं। उनके पास धनराशि का जो अवशत है वो 4520 रुपये हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। ठीक, तो ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है और ए का रिलेशन सी से भी दिया हुआ है। ठीक, पहले बोल रहा है ए का जो है हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है। तो 10 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 10 तियाँ 30, 2 32, 32/300। अगर मैं इसको 4 से काट दूंगा तो 4/32 और 4 से 75। ठीक, 8/75 इसका फ्रैक्शन बना। यानी कि 20 से जो है इतना परसेंट अधिक है। तो फ्रैक्शन का हमने मतलब क्या बताया है कि 75 जो है बेस हो जाएगा और 8 जो है 75 का 10 सही 2/3% है। तो यानी कि बी अगर 75 है तो ये जो है 8 अधिक यानी कि 83 है। ठीक, बी 75 है तो ए 83 है। कह रहा है सी के हिस्से से 33 से 1/3% कम है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। अगर सी जो है 3 है तो ए कितना है? 1/3, यानी कि एक कम है तो ये 2 है। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक, तो दोनों जगह ए बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 83 से, ठीक, तो यहाँ पे ए और ए बराबर हो जाएगा। ठीक, 83 दूना 166 और 75 दूना 150 और यहाँ से सी कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 वर्ड 24, 249। ठीक है, ये तीनों जो है रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। देखो बी का हिस्सा कितना है? 150। कितने में है टोटल? तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 9 15 के 5, 4 5 9, 9 6 15, 1 16 के 6 और 1 2 2 4 और 1 5, 565 में 150 जो है वो बी का है। ठीक, टोटल अमाउंट कितना है? 4520 जो है एवरेज है धनराशि का। तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा? अगर 3 लोग हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 4520 गुणे 3। ठीक, टोटल धनराशि का जो कि इतना है उसका 150/565 जो है वो बी का हिस्सा है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 से अगर काटूंगा तो 30 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब देखो 113 चौक के 452 हो जाएगा। 113 चौक के 452 40 हो जाएगा। 4 तियाँ 1200 गुणे 3 3600। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया? 3600। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये रेशियो जो है बराबर करना था और ये एवरेज दिया हुआ है तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये निकालना था। चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 37.5। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 40.6। 22 संख्याओं का औसत जो है वो 37.5 है। 22 संख्या है, इनका औसत कितना है? 37.5। पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। ठीक है, अब देखो संख्या तो हमारे पास 22 ही है, पर यहाँ पे 12 12 24 हो गया। तो ये जो 11वां 12वां संख्या है ना, वो यहाँ पे भी काउंट है, यहाँ पे भी काउंट है। ठीक, तो अगर आप संख्याओं का योग निकालें कि सम कितना होगा, तो जब हम ये वाला निकालेंगे और इन दोनों को निकाल के जोड़ेंगे तो इधर का ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि 11 और 12 जो है 2 बार काउंट हो गया है। ठीक है, तो एक तो हम इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, सम निकाल के 22 × 110 का 0, 22 × 7 154 और 11 165 के 5, 22 × 3 66, 66 और 16 कितना हो जाएगा? 82। इधर का इतना आया। ठीक, और यहाँ से कितना आएगा? 12 × 6 72 का 2, ये 7 हो जाएगा। 12 चौक 48, 487.2 प्लस 12 चौक 48 के 8, 12 पंचे 60, 4 64 के 4, 12 3 36,
36 6 42, ठीक है। ये जो सम है ये कितना आएगा, 8 2 10 का 0, 7 4 11 का 2, 8 2 10 का 1, 4 4 8 1 9, ये 912 आया है। और हमारा ओरिजिनल जो है सम वो 825 है। ज़्यादा कितना आया है, अगर 100 ज़्यादा होता तो 925 हो जाता, यानी कि 13 कम है, तो 87 जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ये 87 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 11वीं और 12वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई है, ठीक। तो एक बार तो 825 हो गया, ये जो 11वीं 12वीं का एक बार सम जो है ये 87 है। अब कह रहा है 11वीं 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो संख्याओं का औसत, 11वीं 12वीं संख्या अगर हम घटा देंगे तो उनका योग तो 87 है, तो 87 हम घटा लेते हैं। 15 में से 7 गया 8, 11 में से 8 गया 3, और ये हो गया 7, 738, ठीक है। अब दो संख्या तो निकल गई 11वीं 12वीं, बचा कितना हमारे पास 20 संख्या, तो टोटल नंबर 20 है और सम कितना है 738, तो बस हम 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। 20 से डिवाइड करना है तो 10 से करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 36.9 जो है इसका आंसर हो गया। ये एक तरीका है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको फंसने का डर है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। बाकी एक तरीका और है, 22 संख्याओं का जो है 37.5 है, 12 का 40.6 और 12 का 35.4। तो हम ये देखेंगे कि इस 12 का और इस 12 का जो हमारा मेन एवरेज है उससे डेविएशन कितना है, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे तो कितना आएगा 375 406, यानी कि 25 6 31, 3.1 यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे 54 75 21, यानी कि 2.1 कम है। दोनों कितनी संख्याओं पे है 12, यानी कि 12 कम 12 का 2, 12 3 36 1 37, 37.2 यहाँ पे ज़्यादा है, और 12 कम 12 का 2, 12 दूनी 24 1 25, ठीक, इतना यहाँ पे कम है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, सीधा सीधा आप 12 कम 12 भी कर सकते थे, दोनों का डिफरेंस 1 है। तो यहाँ से कितना जाएगा 12, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा एवरेज जो है वो 37.5 है, ठीक। ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 11 और 12 2 बार काउंट हो गया है। तो हम ये जो है 11 12 जिसकी वजह से ये आया है, तो 11 12 दो संख्या हम निकाल देते हैं, 12 निकाल देंगे। अब अगर 11 12 हम निकाल दिए तो संख्या कितना बचेगा 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। देखो 20 छक्का 120, 0.6 हो जाएगा। 37.5 में से 0.6 जाएगा तो कितना बचेगा 36.9। इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 110 को x% द्वारा घटाने से समान परिणाम मिलता है जितना कि 50 को x% बढ़ाने से मिलता है, ठीक। 110 एक संख्या है 50, इसको x% घटाने से और इसको x% बढ़ाने से परिणाम जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको x% घटा देते हैं, 100 माइनस x डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, और 50 को जोड़ देते हैं x%, ठीक। ये हो गया। अब देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, 0 से 0, 11 बाई 5 जो है वो 100 प्लस x अपान 100 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगा देंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो क्या होगा, एक बार ये चीज़ जुड़ेगा 11 5 16, एक बार घटेगा 11 में से 5 जाएगा 6, और इधर 100 अपान x हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 से 3, 2 से 8, ठीक, 4 से 2, 4 से 25, तो यहाँ से x कितना आ गया 25 3 75/2, 75/2% x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है 650 का x%, 650 गुणे 75/2 यानी कि 75/200, परसेंट हटाएंगे तो अपन 100 होगा। 180 का x प्लस 20%, x हमारा 75/2 है, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 20 दूना 40 और 75 115, यानी कि 115/200,
से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ये निकाल देंगे। देखो 200 से 200 तो कट जाएगा, 5 से 23 पंच 115, 5 से यहाँ पे 15 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब देखो 65 पचे 325 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13। 138 से कितना ज़्यादा है, परसेंट में हमें निकालना है। तो कितना ज़्यादा है रियल में, 15 में से 8 गया 7 और बचा 11, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, 187 जो है ज़्यादा है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, 138 जो है स्वयं 100% है और इससे 187 ज़्यादा है, यानी कि 138 के 100% से भी ज़्यादा है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गया ना, 80 90, 100% से तो ज़्यादा ही है। ठीक, अब देख लेते हैं कौन सा होगा, 136 154। इसको भी हालांकि निकाल सकते हैं, एक 50% से ज़्यादा, एक 50% से कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, अगर 69 से कम होगा तो ये वाला आंसर मार देंगे, अगर 69 से ज़्यादा होगा तो ये वाला आंसर मार देंगे। ठीक, ये एक तरीका है। तो कितना अंतर है, अगर ये 88 होता तो 50 हो जाता, ठीक है, लेकिन 87 है तो यानी कि 49 है। तो 49 तो 69 से कम ही है, तो यानी कि ये आंसर गलत है, 136 इसका आंसर है। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ऐसे करके। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज ABC में बिंदु D जो है वो AB पर स्थित है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, D जो है AB पे स्थित है तथा E और F BC पे स्थित है। ठीक है, BC पर इस प्रकार स्थित है E और F, ठीक, कि DF जो है AC के समांतर है। AC ये है, मान लो F यहाँ हो, तो ये जो DF है ना वो AC के समांतर है। ठीक, और DE AF के समांतर है। अच्छा AF है ये, ठीक, DE जो है इसके समांतर है AF के। ठीक है, DE, अब समझ जाइए आप कि DF जो है AC के पैरेलल है और DE जो है वो AF के पैरेलल है। तो BE 4 दिया हुआ है, CF क्या दिया हुआ है 3, तो EF की वैल्यू पूछा है। अगर EF में X मान लो, ठीक, तो आप ये वाले ट्रायंगल में देखो ABF में अगर आप देखोगे, ठीक, तो AF जो है DE के पैरेलल है। ठीक, यानी कि BD से AD का जो रेशियो होगा वही BE से EF का रेशियो होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, BD से AD का जो रेशियो होगा वही BE से EF का होगा। ये दोनों रेखाएं पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो है वो भी 4:X ही बनेगा। ठीक है, जो रेशियो उधर वो रेशियो उधर। अब आ जाते हैं बड़े ट्रायंगल में, ये वाले में। ठीक, इन दोनों में क्या है, DF जो है AC के पैरेलल है। ठीक, तो BD बाई AD यानी कि 4/X, BD बाई AD जो होगा वो BF बटे FC होगा। BF यानी कि क्या, 4 + X, FC यानी कि 3। ठीक है, यही आपका रिलेशन बनेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 3 = 12 = 4x + x²। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि x = 2 होगा। क्या होगा, 2, 4 दूनी 8 + 4 12। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आंसर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, A - 12/A 1 हो तो A² + 16/A²। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सोचना है केवल। ठीक है, अगर मैं A की वैल्यू 4 ले लूँ, ठीक, तो 4 - 12/4, 4 × 3 = 12, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि हमारी जो A की वैल्यू है वो 4 है। बस 4 × 4 = 16 + 16/16,
16 से 16 कटेगा 1, कितना आंसर आ गया 17। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर क्या हो गया 17। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और प्रथम वर्ष के अंत में 4,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपये की भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो। किस पे है ये सवाल? CI पे। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो SI और CI में डिफरेंस क्या है? CI में क्या है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। SI में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो हमारा प्रिंसिपल होगा सिर्फ उस पे लगेगा हर साल। ठीक, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल इसमें P रहा हो। ठीक, P उधार लिया, ठीक, रेट कितना है 10%, तो पहले साल के अंत में कितना हो जाएगा 11/10। 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। ठीक, 10 से बढ़ के 1 11 हो जाएगा। अब इसने क्या किया 4,000 दे दिया, तो इसमें से हम क्या करेंगे 4,000 माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल अगले साल के लिए ये हो गया। अब अगले साल फिर इस पे 11/10 हो जाएगा, 10% का रेट लगेगा। ठीक है, अब जो है ये दूसरे साल क्या कर रहा है 7,700 रुपया दे के अकाउंट क्लोज कर दिया, यानी कि बंद हो गया। ठीक, अब हमें बस P की वैल्यू निकालनी है। देखो 11 सते 77, तो 11P/10 माइनस 4,000 क्या हो गया 7,000, और ये जब 4,000 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11,000। ठीक, ये इधर जा चुका है। अब देखो 11 से 11 कट जाएगा तो 1,000 हो जाएगा, तो P कितना आएगा 10,000। कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना था, पहले साल जो है 10% बढ़ेगा, फिर 4,000 दे देगा, तो उसका प्रिंसिपल जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 इक्वल टू 0, देखो 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 इक्वल टू 0, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है कितना 8x³ माइनस 27x/x³। अब ये कैसे आएगा, ये आएगा 2x माइनस 3/x का होल क्यूब करके आया होगा, मतलब इसका क्यूब करके आया होगा। ठीक, जो हमने फार्मूला पढ़ा है। तो अब यहाँ से हमें ये फॉर्म बनाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम x² से भाग दे दें तो यहाँ कितना बचेगा 4x² माइनस 37 प्लस 9/x² इक्वल टू 0। अब अगली बार क्या होगा 37 उधर जाएगा, तो इधर बचेगा ये और इधर आएगा 37। अब हमें इस वाले चीज़ को 2x माइनस 3/x लाना है, तो पहले हमें इसका होल स्क्वायर बनाना होगा। मान लो मेरा होल स्क्वायर बन गया। ठीक, अब देखो हमारे पास है क्या क्या, इसका स्क्वायर 4x², इसका स्क्वायर 9/x², क्या नहीं है, नहीं है माइनस का 2 × 2 2x × 3/x, ये चीज़ नहीं है। ठीक, यानी कि 2 दूनी 4 तियाँ 12, अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो ये बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा ना, तो हम 12 इधर से भी घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बना अभी 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर वो 25 हो गया। ठीक है, तो 2x माइनस 3/x कितना हो गया, अंडर रूट करोगे तो 5 हो जाएगा। अब बस हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर a माइनस 1/a मान लो m हो, तो a³ माइनस 1/a³ कितना हो जाएगा m³ प्लस 3m। ठीक है, माइनस का होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है। बस हमें यही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ से 8x³ माइनस का 27x³ क्या हो जाएगा m³ ये है 5, तो 125 प्लस का 3 × 5। लेकिन अगर यहाँ a के साथ कुछ कांस्टेंट है तो वो ये 3m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई, ठीक, यहाँ पे 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई, सीधी सी बात।
तो कितना हो गया, 5 तियाँ 15 दूना 30 तियाँ 90, तो 125 प्लस 90 75 15 215। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 215। कुछ भी नहीं करना था, ये आप फॉर्म में आपको करके इसका होल स्क्वायर बनाना था, फिर ये फार्मूला लगा देना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। tan 45 माइनस थीटा, tan 45 माइनस थीटा अपान cot 45 प्लस थीटा, माइनस में क्या है cos 19 प्लस sin 71, एक ब्रैकेट में, दूसरे में sec 19 प्लस cosec 71 अपॉन में tan 12 इंटू tan 24 इंटू tan 66 इंटू tan 78। ठीक है, अब एक हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में जो फार्मूला का वीडियो कराया उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दो एंगल ए प्लस बी दोनों मिल के अगर 90 डिग्री होते हैं, ठीक, तब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है, एक हो जाता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाता है, एक। tan ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट बी हो जाता है। tan ए इक्वल टू कॉट बी हो जाता है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से ये भी आप देखोगे, दूसरा चीज़ क्या बनेगा, साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब ये 90 डिग्री होती हैं तो होता है। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। अब एक बात बताओ, 45 माइनस अल्फ़ा 45 प्लस अल्फ़ा दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि tan ए बराबर कॉट ए हो जाएगा। जैसे ही tan ए बराबर कॉट हो जाएगा, अगर ए प्लस बी 90 है तो ये दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, एक आ गया यहाँ पे, ठीक, माइनस कॉस 79 कॉस 19 प्लस साइन 71, तो इसको भी कॉस 19 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 19। सेम इसको हम सेक 19 लिख सकता हूँ, 2 सेक 19 अपॉन में। अब देखो tan ए इक्वल टू कॉट बी है, अगर कॉट में उधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, tan ए अपान हो जाएगा कॉट बी इक्वल टू एक। अब इस कॉट को अगर tan में बदलूँ तो क्या हो जाएगा, tan ए इंटू tan बी इक्वल टू एक। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अगर a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा तो tan ए इंटू tan बी एक हो जाएगा। इसको कहाँ पे लगाना है, ये देखो 12 प्लस 78 90, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। 24 प्लस 66 90, ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, यानी कि नीचे आ गया एक। ठीक, अब देखो कॉस सेक से तो कट ही जाएगा, कॉस बराबर 1/सेक होता है, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो हमें इस चीज़ की वैल्यू बताना है। ठीक, इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा पहले से रखा हुआ है, ये सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस तो नीचे सेम है, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस साइन। ठीक है, और टेन भी क्या हो जाएगा साइन बटे कॉस। नीचे क्या आएगा, नीचे तो इसका हमने आपको डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में बताया है, tan प्लस सेक प्लस 1 कॉट माइनस सेक प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन अपान कॉस स्क्वायर, ये वाले। तो देखो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचा 2, तो साइन थीटा बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका पहला आंसर। चलिए आगे चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 12 बजे बी पे पहुंचती है। तो 2 स्टेशन है ए और बी, ठीक, ये 2 स्टेशन है। एक ट्रेन है सुबह 8 बजे 8 AM पे यहाँ से रवाना होती है और 12 बजे 12 PM बोल सकते हो, 12 PM पे बी पे पहुँच जाती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है, यहाँ से 8:30 बजे एक कार निकलती है, ठीक, और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब ट्रेन स्टेशन बी पे पहुंचती है। स्टेशन बी पे ट्रेन 12 बजे पहुंची, ठीक, तो ये भी इधर से चल के 12 बजे पहुंचा है, 12 PM, ठीक। अब देखो ट्रेन को जाने में कितना घंटा लगा, 4 घंटा, और इसको जाने में 3.5 घंटा, ठीक है। तो पूछा वे किस समय मिलते हैं, मतलब रास्ते में कहीं ना कहीं क्रॉस किए होंगे। हालांकि ट्रेन और कार हैं तो एक दूसरे को क्रॉस तो करेंगे नहीं, पर क्वेश्चन है तो हमें मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक है ट्रेन, हमने ये निकाल लिया कि 4 घंटे में चलेगा, और एक कार है जो 3.5 घंटे में, ठीक। अब ये 4 घंटे में चल रहा है, ये 3.5 घंटे में, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक, कि दोनों जो है कट जाए, मानना पड़ेगा ना। तो 4 और 3.5 दोनों का LCM मान लेते हैं, तो 28 मान लेते हैं, ठीक है। देखो 4 7 28 और 3.5 दोनों 7 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इनका एक तरीके से स्पीड हो गया। 4 के स्पीड से, मतलब 7 के स्पीड से 4 घंटा चलेंगे तो 28, 3.5 घंटे में 8 की स्पीड से चलेंगे तो 28, ठीक, ट्रेन और कार। अब किस समय मिलेंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। ये 8 बजे चल रहा है, ये 8:30 बजे चल रहा है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये 8 बजे, ये 8:30 बजे, तो हम क्यों ना ट्रेन को भी 8:30 बजे चलाएं। पहले आधा घंटा इसको चला देते हैं, फिर इसको चलाते हैं। तो अगर ट्रेन को मैं आधा घंटा चला दूं 7 की स्पीड से, तो कितना चल जाएगा, 3.5 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। आधे घंटे में ये 3.5 किलोमीटर चल गया, यानी कि 28 में से अब इनके बीच की दूरी कितनी बची, 24.5, ठीक। अब ट्रेन यहाँ से आधे घंटे बाद, ट्रेन तो चलता रहा है लेकिन 8:30 के बाद जब इधर से चलेगा और 8:30 के बाद ये भी इधर से चलेगा सेम टाइम पे, तो ये 24.5 का जो डिस्टेंस है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में आ रही हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 7 8 15 इस स्पीड से ये दोनों आएंगे। तो यहाँ से ये निकल जाएगा कितने घंटे बाद ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट हटा के 0 लगा दूँ, ठीक, तो 5 से 30, 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक। ये इतना घंटा हो गया। इसको क्या करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके, 30 दूना 60, तो 49 दूनी 98 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे, ठीक। 8:30 बजे तो चले हैं, यहाँ से हमने निकाला है 8:30 बजे, 8:30 के बाद 98 मिनट, 60 मिनट 9:30 बज जाएगा। उसके बाद हमें 38 मिनट और जोड़ना है, तो यानी कि 10:08 पे, ठीक, 10:08 पे सुबह ये दोनों मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना था, ये 8 बजे चल रहा है, ये 8:30 बजे, तो बस हमको टाइम रिलेटिव स्पीड दिखाने के लिए सेम टाइम पे चलना ज़रूरी है। तो हमने इसको पहले आधे घंटा चला के ये 3.5 घटा लिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।